Hello and welcome to Standard 8 Science Chapter 2 Microorganisms Friend and Foe। फ्रेंड मतलब दोस्त होता है एंड फो का मतलब होता है दुश्मन। नाउ बिफोर वी स्टार्ट थोड़ा मार्केटिंग कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करो हमारी चैनल को, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस करो तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा व्हेन एवर आई विल अपलोड ए न्यू वीडियो। आपके दोस्त होंगे, फ्रेंड्स होंगे जो 8 स्टैंडर्ड में होंगे, किसी और स्कूल के होंगे, उनके साथ शेयर करो उसको। अगर कोई डाउट है आपको रिगार्डिंग द कंटेंट, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। जो भी करना है आपको कांटेक्ट करना है मुझे, तो मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पर दिया है विच इज़ @mirzamlk_fs। टैग करो मुझे इंस्टाग्राम पर। अगर आप हमारा कंटेंट शेयर करते हो तो हमें टैग करो। यू कैन यूज़ माई हैशटैग ऑल्सो विच इज़ mirzamlk_fs एंड माई इंस्टाग्राम हैंडल mirzamlk_fs। मैं I'll be making the video of 6, 7, 8, 9, 10 मैथ्स एंड साइंस। लॉकडाउन का समय है, घर पर रहकर पढ़ना है तो क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा आपको, और वो भी फ्री। सभी स्टूडेंट्स जो है वो मेरी फैमिली है। लॉकडाउन की वजह से किसी की स्टडीज़ रुकनी नहीं चाहिए। आपका डिजिटल टीचर आपके घर आ गया तो जो भी आपके दोस्त हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पढ़ रहे हैं तो ऐसा ही है, दूसरी स्कूल के बच्चे हैं, जो भी आपके दोस्त हैं 8 स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, उनको शेयर करो। कोई भी बेचारा बच्चा है वो पढ़ लेगा उससे, क्योंकि पढ़ना तो सभी को है, घर पर रहो या स्कूल में आओ, education is necessary. We start with microorganism, friend and foe. So like textbook के हिसाब से हम चलें तो you have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganism or microbes. जैसे हमारे आजू बाजू में बहुत से प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, लेकिन उन प्लांट्स और एनिमल के अलावा कुछ और भी है। दैट इनविजिबल आर्मी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनविजिबल आर्मी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमारे आजू बाजू में है, जो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते उसको, जिसको देखने के लिए वी नीड माइक्रोस्कोप। दीज आर कोल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या उसको माइक्रोब्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन moist bread gets spoiled and its surface get covered with grayish white patches. These patches, through a magnifying glass, you will see tiny black rounded structure. Do you know what this structure are and where do this come from? अब एग्जाम्पल लेकर देखो कि बारिश की सीजन है तो ब्रेड है जो गीली हो गई, ब्रेड वो रखी हुई है तो वो खराब हो जाती है। उसका सरफेस जो है उस पर ग्रेइश कलर का एक लेयर चढ़ जाता है जिस पर वाइट पैचेस बन जाते हैं। अगर उन वाइट पैचेस को हम माइक्रोस्कोप से देखें, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें, तो उसमें हमको बड़े छोटे छोटे ब्लैक स्ट्रक्चर हमको राउंडेड स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे।
क्या आपको पता है कि ये स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ से आए, कैसे आए? लेट्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब एक्टिविटी लेते हैं। लाइक वी से collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it. After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? अब थोड़ी सी मट्टी लेकर आते, गीली मट्टी लेकर आते हैं, एक्टिविटी लिया हमने और उसको एक बीकर में डाल देते हैं। उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, पानी डालकर हिला दो उसको। थोड़े समय के बाद जब वो सॉइल पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाए तो वो पानी जो है उसका एक ड्रॉप लो और उसको माइक्रोस्कोप में रखकर देखो, स्लाइड पर चलाकर। तो क्या देखोगे आप? वी गो फॉर एक्टिविटी 2। टेक ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड, स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप। अब कोई तालाब का पानी लो, कहीं भी कोई जगह पर स्टैग्नेंट वाटर हो तो वो पानी आप लो, कुछ ड्रॉप उसके लो और उसको एक प्लेट पर चढ़ाओ। छोटी स्लाइड होती है ना जो माइक्रोस्कोप के काम में आती है, वो स्लाइड पर लगाओ एंड देन यू वॉच दैट ड्रॉप अंडर द माइक्रोस्कोप। क्या देखा आपने? आप देखोगे, डू यू फाइंड एनी टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? तो व्हाट यू विल सी, जब आप उसको देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो आपको ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर घूमते हुए नजर आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली यू विल फाइंड देयर अमीबा एंड पेरामेशियम। कहाँ से आए और क्या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी में पहले से थे? लाइक वी हैव फ्रेश वाटर एंड वी हैव कंटेमिनेटेड वाटर। तो जो फ्रेश वाटर है, हमारे घर पे जो ताज़ा पानी जो आता है, जो पीने के इस्तेमाल में हम करते हैं, उसको भी टेस्ट करके देखा जाए कि क्या उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यू विल वेरी सरप्राइज टू फाइंड कि हाँ उसके अंदर भी होते हैं, बट द क्वांटिटी इज मोर इन द सॉल्ट एंड लेक वाटर देन द फ्रेश वाटर। तो माइक्रो दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म, though not all of them fall in the category of microbes. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. Some of these, such as the fungus that grows on the bread, can be seen with the magnifying glass. Others cannot be seen with the help of microscope. That is why these are called microorganisms or microbes. Microorganisms are classified into 4 major groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. Some of these common microorganisms are shown in the figure. अब जितने भी जो ऑब्जर्वेशन हमने किया, जो वाटर में जो ऑब्जर्वेशन हमने किया, सॉइल में जो ऑब्जर्वेशन हमने किया, आफ्टर दैट ऑब्जर्वेशन वी कम टू द कंक्लूजन कि उस माइक्रोब्स को जो पानी के अंदर है, जो मिट्टी के अंदर है, हम खुली आंखों से उसको नहीं देख सकते। वी कैन नॉट सी विद द अनएडेड आई। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। एंड सिंस दिस ऑर्गेनिजम्स आर ओनली सीन विद द माइक्रोस्कोप, दैट इज द रीजन दे आर नोन एज माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब उसमें से कुछ है जैसे फंगस दैट ग्रोज ऑन द ब्रेड, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जा सकता है, बाकियों को नहीं देखा जा सकता। अदर्स कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वी से माइक्रोस्कोप। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। ये इतने छोटे होते हैं कि हम उसको खुली आंखों से नहीं देख सकते, इसीलिए उसको ये नाम दिया गया है। जैसे others cannot be seen with the help of microscope, that is why these are called microorganism और microbes। उसको क्लासीफाई हमने 4 मेजर ग्रुप में कर दिया। 4 मेजर ग्रुप्स आर क्रिएटेड ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म और वो 4 जो मेजर ग्रुप है उसका नाम हमने रखा बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और algae। ये 4 मेजर ग्रुप है जिसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने डिवाइड करके रखा है। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो वो ये 4 में से किसी एक ग्रुप में वो आता है। अकॉर्डिंगली उसको क्लासीफाई किया जाता है और अकॉर्डिंगली उसको आइडेंटिफाई भी किया जाता है। डॉक्टर्स जो होते हैं, साइंटिस्ट जो होते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको जो मिलते हैं, जो वो देखते हैं,
जो वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है आइडेंटिफाई करने के बाद ये 4 में से एक ग्रुप में उसको ऐड कर दिया जाता है कि ये भाई अलगी है, ये बैक्टीरिया है, ये फंगी है, ये प्रोटोजोआ है। अकॉर्डिंगली उसको ऐसे कंसिडर किया जाता है। जबकि वायरस जो है, वायरस वो टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी है। वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक but are different from other microorganisms. They, however, reproduce only inside the cell of the host organism, which may be a bacterium, plant or animal. Some of the viruses are shown in figure 2.5. अब आगे जो फिगर आएंगे उसमें बताया जाएगा वायरस किसे कहा जाता है, अलगे, बैक्टीरिया, वो उसके पिक्चर्स वहाँ पर हैं। Common element like cold, influenza, flu and most cough are caused by viruses. Some serious disease like polio and chicken pox are also caused by viruses. अब वायरस जो है ना मेजर डिजीज कैरियर है। बड़ी सीरियस डिजीज जो होती है जैसे पोलियो वगैरह है, वो वायरस और चिकन पॉक्स जो है ये सब वायरस की वजह से होते हैं। वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, उसको भी आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी अलग है। डिजीज लाइक डाइसेंट्री एंड मलेरिया आर कोज्ड बाय प्रोटोजोअन्स, whereas typhoid and tuberculosis are bacterial disease. अब जैसे डिजीज डाइसेंट्री हो या मलेरिया हो वो प्रोटोजोन से फैलती है, और टाइफॉइड और ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बैक्टीरिया की वजह से है। You have learned about some of these microorganisms in class 6 and class 7. इसमें आपने ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा। अब उसके पिक्चर्स को जाकर हम ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा प्रोटोजोआ, कौन सा वायरस या अलगी, ये कैसे लगते हैं, देखने में कैसे लगते हैं, या देखने से उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर मैंने बनाया, वो बैक्टीरिया का पिक्चर है। बैक्टीरिया ऐसे होते हैं अगर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाए तो। हाँ, कलर डिफर हो सकता है, जो ब्लू और रेड कलर रखा है दैट इज अकॉर्डिंग टू द इंडिकेटर्स यूज्ड इन द माइक्रोस्कोप, तो उसके हिसाब से उसका कलर होता है। बट वी नीड टू चेक हियर द शेप, उसका आकार जो है उसको बराबर देखा जाए। दूसरा पिक्चर जो मैंने बनाया वो एक तरफ अलगी का पिक्चर मैंने बनाया और दूसरी तरफ प्रोटोजोआ का पिक्चर बनाया। वो दोनों भी ऐसे ही लगते हैं अगर माइक्रोस्कोप में उसको देखा जाए। जैसे अलगी जो है वो ब्लू ग्रीन अलगी भी होती है। फिर आगे चलते हैं हम, और आगे चल के हमने फंगी का जो है वो सीन देखा। ब्रेड मोल्ड के ऊपर जो पेनिसिलिन की होती है, वो एस्पेरेलिकिस जो होती है, अलग अलग तरह की फंगी जो होती है उसको भी आइडेंटिफाई करके हम देख सकते हैं। स्ट्रक्चर से पता चल जाता है। कलर में डिफर अकॉर्डिंग टू द इंडिकेटर यूज्ड, बट स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम। तो ये फंगी जो है उसका पिक्चर हमने बनाया। आगे चलकर हम वायरस को देखेंगे कि वायरस का जो पिक्चर होता है वो किस तरीके का होता है। यहाँ पर ये पिक्चर हमने देखा कि वायरस का पिक्चर हमने बनाया। अब जैसे हमने देखा कि फ्रेंडली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो कि हमारे बहुत काम आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। फ्रेंडली मतलब जो हमारे दोस्त, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है फ्रेंड एंड फो। तो पहले हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें जो हमारे दोस्त है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। पहले तो जो भी खाना हम खाते हैं, कर्ड, ब्रेड, केक, ढोकड़ा, हांडवा, कीरा बनाते हैं, डोसे का बनाते हैं, ये सब में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है। Microorganisms have been used for the production of alcohol since ages. अब जब दारू की बात आ जाए तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं, बट अल्कोहल का मतलब हमेशा दारू नहीं होता। जो सैनिटाइजर हम यूज़ करते हैं वो भी तो अल्कोहल ही है, 80% अल्कोहल है। सो वे अल्कोहल जो है उसके प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल तो सदियों से होता है। सदियों से लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हुआ है। भारतीय परंपरा के हिसाब से हमारे जो ऋषि मुनि थे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते थे दवाएं ढूंढने के लिए। सो वी वर वेरी अहेड इन आयुर्वेदा एंड मेडिसिन इन द एंशिएंट टाइम। प्राचीन समय में भारत के आयुर्वेद और भारत की जो दवाइयाँ जो है वो बड़ी पॉपुलर थी। ये अलग बात है कि समय जाते हम अपनी जड़ें भूल गए, हम अपनी संस्कृति भूल गए, हम अपने रूट्स को भूल गए और वेस्टर्न रास्ते पर जो चल पड़े। बट हमारा जो कल्चर है, हमारे कल्चर में ये सब चीज़ें बहुत पहले से बताई गई है।
They are also used in cleaning up of the environment. For example, the organic waste, vegetable peels, remains of animals, feces, etc. are broken down into harmless and usable substance by bacteria. Recall that bacteria are also used in the preparation of medicines. In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. अब एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है. जैसे कुछ एग्जांपल के लिए हम देखें, ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जैसे वेजिटेबल पील्स होते हैं, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, मरे सड़े हुए एनिमल होते हैं, उनके फेसिस जो होते हैं, ये सब को ब्रेक किया जाता है और ब्रेक करके उसको यूजेबल सब्सटेंस बनाकर ज़मीन में मिला दिया जाता है. ये सब काम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं. ये भी देखना चाहिए कि मेडिसिन्स के प्रिपरेशन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है, एंड दे हैव ए मेजर रोल इन फिक्सिंग नाइट्रोजन फॉर द सॉइल फर्टिलिटी, लाइक वी हैव सीन इन द चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, कि अगर वो नाइट्रोजन फिक्स नहीं होगा तो काम नहीं होने वाला, और नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं. अब दही और ब्रेड कैसे बनाई जाती है, चलो वो हम देखते हैं. हमने बोला कि टेक हाफ kg फ्लोर, आटा, मैदा वगैरह, और ये डिटेल हमने ली. शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड इट टू मेक ए सॉफ्ट डो. व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 hours? डू यू फाइंड द डो राइजिंग? तो इस तरीके से अगर हम डो बनाकर रखते हैं, थोड़ी देर के बाद मतलब कुछ घंटों के बाद, 2-3 घंटों के बाद हम ये देखते हैं कि वो डो जो है वो फूल गया और उसके अंदर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बन गया, वो स्पॉन्जी नेट लाइक स्ट्रक्चर. It is due to the effect of microorganism, and due to that spongy net-like structure, our idli is prepared, our dosa is prepared, our bread and paos are prepared. ये सब इसी की वजह से होता है. अब हम कर्ड की बात करें. Curd contains several microorganisms. Of this, the bacterium Lactobacillus promote the formation of curd. अब कर्ड के फॉर्मेशन में लैक्टोबैसिलियस जो बैक्टीरियम है उसका रोल ज़्यादा होता है. इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड. बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, pickles and many other food items. An important ingredient for rava, suji, idlis, bhaturas is curd. Can you guess why bacteria and yeast are also helpful for fermentation of rice, idlis and dosa batter? अब हम हांडवा बनाते हैं, हम इडली बनाते हैं, हम ढोकड़े बनाते हैं. हमारे यहाँ गुजरात में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे बनती है, तो उसमें अक्सर हम बोलते हैं कि खीरा तैयार करो. खीरा उसका हम लेकर आते हैं और फिर उससे बनाते हैं. वो खीरा जो है वो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एक्शन है उसी की वजह से वो बनता है. इसको फर्मेंटेशन भी कहा जाता है. जैसे चावल और उड़द की दाल को मिलाकर हम इडली का बैटर बना लेते हैं, डोसे का बैटर बना लेते हैं, खमण ढोकड़े बनाते हैं, तरह तरह की चीज़ें हमारी बनती रहती है जिसमें वो उसके अंदर नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है. वेर एवर यू फाइंड दैट नेट लाइक स्ट्रक्चर इन द फूड आइटम, 110% yeast and certain action of microorganism is involved. चाहे वो केक हो, पेस्ट्रीज हो, पाव हो, ब्रेड हो, कोई भी खाने की चीज़ जो स्पॉन्जी हो, जिसके अंदर वो छोटे छोटे होल्स हो, एकदम सॉफ्ट वो लगे, तो वो इसी की करामत है जिसी की वजह से ये हो रहा है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसके साथ मिलते हैं. वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? हम देखें उसको. माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, some algae and protozoa, or multicellular such as many algae and fungi. They live in all types of environment, ranging from ice-cold climate to hot spring and desert to the marshy land. They are also found inside the bodies of animals, including humans. Some microorganisms grow on other organisms while others exist freely. ये हर जगह पे पाए जाते हैं. किसी भी तरह का environment हो, microorganism can survive in that kind of environment. चाहे गर्म पानी के झरने हो, डेजर्ट हो, मार्शी लैंड हो, ये हर जगह पर पाए जाते हैं. ये इंसानों की बॉडीज़ के अंदर है, एनिमल्स की बॉडीज़ के अंदर भी है, बाहर भी है. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर ग्रो होते हैं और कुछ जो है वो नेचर में फ्रीली रहते हैं. सो दे आर एवरीवेयर and they are so small that invisible army we cannot see, but that invisible army is everywhere. Microorganism and us. So microorganism may play an important role in our lives. Some of them are beneficial in many ways. Some of them are not beneficial.
whereas some others are harmful and cause disease. Let us study about them in detail. अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे हमको फ़ायदा होता है तो दे आर नोन एज बेनिफिशियल, कुछ ऐसे होते हैं जिसको हमको नुकसान हो रहा है तो दे आर नोन एज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो हमारे दोस्त है, एज अवर चैप्टर सजेस्ट, फ्रेंड एंड फो। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त नहीं है। कुछ से हमको फ़ायदा होता है, कुछ से हमको नुकसान होता है। अब डिटेल में जाके स्टडी करते हैं उसको कि क्या उससे हमको कहाँ क्या कैसे फ़ायदा होता है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको बेनिफिट होती है, क्या क्या बेनिफिट होती है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको नुकसान होता है, क्या क्या नुकसान होता है, किस तरीके का नुकसान होता है, एंड व्हाट टू डू। पहले देखते हैं दही और ब्रेड कैसे बनती है। मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड, पहेली आ गई। I saw that my mother added a little curd to warm milk and said curd for the next day. I wonder why. मेरी मम्मी ने थोड़ा दूध लिया और उसमें थोड़ा सा दही डाला और फिर उसको रख दिया दूसरे दिन के लिए और उसमें से दही बन गया। कैसे हुआ? You have learned in class 7 that milk is turned into curd by bacteria. Now this thing was taught in class 7 कि दूध से दही कैसे बनता है। तो आपकी मम्मी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन उनको ये बराबर पता है कि दूध में थोड़ा सा दही डाल दिया जाए और वो दही को ओवरनाइट यानी रात भर रखें तो दूसरे दिन सुबह उसका वो दूध का दही बन जाता है। देखते हैं उसको कि कैसे होता है, क्या होता है। हम एक्टिविटी लेकर देखते हैं। से टेक half kg flour, atta, maida and add some sugar and milk with warm water and add a small amount of yeast powder and knead it to make a soft dough. What do you observe? Yeast reproduce rapidly and produce carbon dioxide during respiration. Bubbles of the gas filled in the dough and increase its volume. This is the basis of the use of yeast in the baking industry for making bread and pastries. अब yeast जो है ना, yeast किसी भी चीज़ में जब yeast को डाला जाए तो उससे वो डो जो है वो फूल जाता है ताकि उसमें से हम ब्रेड वगैरह ये सब बना सकते हैं। Commercial use of microorganism. Microorganisms are used for the large scale production of alcohol, wine and acetic acid, vinegar. माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप बड़े पैमाने पर अल्कोहल, शराब, एसिडिक एसिड, विनेगर ये बना सकते हो। यीस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugar present in grain like barley, white rice, crushed fruit juice, etc. तो वो यीस्ट की मदद से सब किया जाता है। यीस्ट को जो है इसको ग्रो किया जाता है नेचुरल शुगर पर, जैसे जो जिसमें नेचुरली मिठास हो, लाइक वी हैव barley, wheat, राइस, फ्रूट जूस वगैरह, उस पर यीस्ट को ग्रो किया जाता है। मतलब उसमें थोड़ी सी यीस्ट डाल दो तो अपने आप वो ग्रो हो जाती है। बट इन द प्रोसेस दैट मटेरियल इज टर्न्ड इनटू अल्कोहल। इस तरीके से उसका कॉमर्शियल यूज किया जाता है। वंस दैट अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड, इट इज कलेक्टेड, टेकन इनटू लैब, टेस्टेड, पैक्ड एंड सोल्ड इन द मार्केट। Activity 2.4. Take 500 ml beaker filled up with 3/4 with water. Dissolve 2/3 teaspoon of sugar in it and add a half spoon of yeast powder to the sugar. Keep it covered in a warm place for 4-5 hours. Now smell the solution. अब जैसे कि ये जो एक्टिविटी बताई जिसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी लिया, उसके अंदर थोड़ा शुगर डाला और उसमें थोड़ी यीस्ट डाली और फिर उसको रख दिया। 4-5 घंटे के बाद जब आप उसको स्मेल करोगे तो एक पर्टिकुलर स्मेल आएगी। दैट स्मेल इज, यू कैन स्मेल दैट थिंग इन द सैनिटाइजर ऑल्सो। ये अल्कोहल की स्मेल है। लुई पैस्चर जो थे ना, जिसने पैस्चराइजेशन का फॉर्मूला दिया, चराइज मिल्क उसके ऊपर से बना के किसी भी चीज़ को एकदम स्पीड से गर्म से ठंडे टेम्परेचर में ले जाओ या ठंडे से गर्म टेम्परेचर में ले जाओ तो उसके अंदर के बैक्टीरिया मर जाते हैं। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। अब ये जो स्मेल आई थी, ये स्मेल जो यीस्ट जो ग्रो हुई जो शुगर पर, उसकी वजह से थी, और ये जो पूरा प्रोसेस हुआ उसे बोला जाता है फर्मेंटेशन। एंड इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट लुईस पैस्चर, तो वो पैस्चराइज्ड मिल्क होता है जो कि अवेलेबल है इन द मार्केट।
जिसको एकदम गर्म करके एकदम से ठंडे टेम्परेचर में जब वो डाल दो तो उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो सब मर जाते हैं और वो जम्स फ्री हो जाता है। नॉट 100% जम्प फ्री बट एटलीस्ट 80-90%। फिर से थोड़ी मार्केटिंग कर लेते हैं। अपने बच्चों को ये बता दूं कि आप हमारे वीडियो अगर देख रहे हो तो आप उसको पसंद कर रहे हो तो आप उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारी चैनल को। हमारी वीडियो जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो दूसरी स्कूलों में दूसरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, वो बच्चे जिनको कंटेंट कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, कहीं अच्छे वीडियो आ रहे हैं नहीं आ रहे, कोई किसी के ऑनलाइन क्लास अच्छे से चलते हैं नहीं चलते, तो ये सभी बच्चों को ये शेयर किया जाए ताकि किसी का भी एजुकेशन खराब ना हो। कोई डाउट अगर आपको है तो आप वो डाउट हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम में। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज़ @mirzamlk_fs। जब भी आप हमारा कंटेंट शेयर करो इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर या कहीं भी तो आप मुझे टैग करो। मेरा हैशटैग जो है वो mirzamlkfs, वो आप यूज़ करो वो हैशटैग को ताकि मुझे पता चले एंड आई कैन कम बैक टू यू। I'll be making video 6, 7, 8, 9, 10 मैथ्स एंड साइंस। वीडियो बनते चलेंगे, आते रहेंगे। क्वालिटी एजुकेशन आपको अपने घर मिलेगा और वो भी बिल्कुल फ्री। लॉकडाउन की वजह से किसी की स्टडीज़ रुकनी चाहिए नहीं, आपका डिजिटल टीचर जो है वो आपके घर पहुंच गया है। सो रिमेंबर द हैशटैग mirzamlkfs_fs, वो हैशटैग का इस्तेमाल करो। वीडियो हमारे जो है उसको लाइक करो, चैनल हमारी सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियो को शेयर भी करो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो। क्वालिटी एजुकेशन वी आर ट्राइंग टू गिव देम। अब मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दवाइयों में इस्तेमाल। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules or injections such as of penicillin. The source of this medicine is microorganism. These medicines kill or stop the growth of the disease-causing microorganism. Such medicines are called antibiotics. These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. Streptomycin, tetracycline, and erythromycin are some of the commonly known antibiotics, which are made from fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of disease. अब जब आप बीमार पड़ जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको कुछ दवाई देता है। Those are known as antibiotics tablet, या इंजेक्शंस होते हैं या दवाई होती है, पेनिसिलिन हो सकती है, whatever मेडिसिन में भी। तो ये जितने भी मेडिसिन है उसका सोर्स जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मेडिसिन जो है वो या तो मार देता है या जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में है या उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो मार देता है या उसके ग्रोथ को ख़त्म कर देता है। ऐसे मेडिसिन को बोला जाता है एंटीबायोटिक्स। अभी आजकल तो ना बहुत सारे एंटीबायोटिक्स मार्केट में अवेलेबल है जो कि बैक्टीरिया और फंगी से बने हुए हैं। कुछ के नाम यहाँ पर दिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, साइक्लिन वगैरह वगैरह ये दिए। Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. They are also used to control many plants and plant disease. अब एंटीबायोटिक्स तो कुछ एनिमल्स को भी दिए जाते हैं। एनिमल हस्बेंड्री में अगर आप जाओ, वेयर एनिमल्स आर रेज्ड फॉर प्रॉफिट, तो वो जो प्राणी एनिमल जो है वो बीमार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बीमार हो गया तो नुकसान होगा। तो वो बीमार ना हो इसलिए उसको दवाई दी जाती है। उसके लिए वेटरनरी डॉक्टर्स आर हाईली इन डिमांड इन आवर कंट्री। बोलने को हम बोल सकते हैं कि वेटरनरी है, लेकिन उसकी इनकम बहुत ज़्यादा है। वो जाकर जो भी है वो गाय होती है, भैंस होती है, चिकन्स हैं, जो भी अवेलेबल है वो जितने भी एनिमल्स हैं उनको दवाई वगैरह दिया जाता है। स्टड फार्म्स आर हाईली प्रॉफिटेबल, जिसमें वो घोड़े जो है वो रेस किए जाते हैं। इन 1929 Alexander Fleming was working on culture of disease-causing bacteria. Suddenly, he found the spores of little green mold in one of the culture plate. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this mold, penicillin was prepared. 1929 में Alexander Fleming जो है ना वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरिया का ग्रोथ हुआ, वो मोल्ड का ग्रोथ वहाँ पर हुआ।
तब उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया और वो मोल्ड जो है उससे जो बैक्टीरिया का ग्रोथ जो है वो प्रिवेंट हो जाता था, मतलब वो बैक्टीरिया आगे ग्रोथ नहीं कर पा रहा था। दिस इज हाउ पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड। यहाँ पर ये भी याद रखना बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स जो भी है, it is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of qualified doctor। ऐसा नहीं है कि आप एंटीबायोटिक्स खाने लगो तो आप अच्छे हो जाओगे, आपको डॉक्टर की एडवाइस से एंटीबायोटिक्स लेना पड़ेगा। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। इफ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेस, इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। अब अगर आप एंटीबायोटिक्स, आप बीमार नहीं और दवाई खाने लगे तो उस एंटीबायोटिक्स की वजह से आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाएगा, क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है और आपने लिया। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। अब जो कोल्ड एंड फ्लू, सर्दी खांसी वगैरह जो है उस पर एंटीबायोटिक्स की कोई असर होती नहीं है। क्यों असर नहीं होती? क्योंकि ये जितने भी कोल्ड एंड फ्लू एंड कफ जो है ना, ये वायरस की वजह से फैलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई आप बीमार हो तो एंटीबायोटिक्स खाने लगो, मार्केट में गए एंटीबायोटिक्स लाए और खाने लगे। डॉक्टर की एडवाइस लेना ज़रूरी है। डॉक्टर आपको सलाह देगा, आपको लेना चाहिए, कौन सी एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में लेनी चाहिए, उस पर लिखा होता है ना 5 mg 10 mg। तो आपकी एज के हिसाब से, आपके अंदर जो इन्फेक्शन है उसके हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करता है। पहली सेज व्हाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीन। छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं, कंधों पर वो डॉट का निशान होता है। पहली यहाँ पर ये बोल रही है कि छोटे बच्चों को वैक्सीन, मतलब ये इंजेक्शंस क्यों लगाए जाते हैं। आपको भी लगाए गए, हमको भी लगाए गए। अगर अपने पेरेंट्स के पास जाकर आप पूछोगे देन आपके पेरेंट्स जो है वो आपको बताएंगे कि आप छोटे थे तो उन्होंने क्या किया। दैट अमिताभ बच्चन यूज्ड टू कम, इनसे 2 बूंद जिंदगी की। वैक्सीन की तरफ चलते हैं हम, एंड लेट्स सी कि वैक्सीन में हमारे पास आए एडवर्ड जीनर। एडवर्ड जीनर जिसने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन डिस्कवर किया था 1798 में। दैट इज़ अ वेरी ह्यूज सक्सेस स्टोरी कि वो एडवर्ड जीनर छोटे बच्चे थे और वो ये बीमारी को वो देखते थे, एंड ही वाज वेरी स्कैर्ड, एंड इन द लाइफ ही डिसाइडेड कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इस चीज़ का जो है वो इलाज ढूंढूंगा। और जब वो बड़े हुए तो उन्होंने उस बीमारी का इलाज ढूंढा। When a disease carrying microbes enter our body, the body produce antibodies to fight the invader. The body also remember how to fight the microbes if it enter again. जब इंसान के बदन में, बॉडी में जब बीमारी के जम्स एंटर होते हैं तो हमारे अंदर जो सोल्जर्स हैं, WBC जो है, वो एंटीबॉडीज जो है वो इन्वेडर्स, मतलब जो अंदर आया उससे फाइट करते हैं, उसको हराते हैं और फिर याद भी रखते हैं कि इसको कैसे मारा गया। If dead or weakened microbes are introduced into healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected from the disease-causing microbe forever. अब कोई सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट वीक, जो भी बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं, उन वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर बॉडी में डाल दिया जाए तो एंटीबॉडी उससे फाइट करेगी, फाइट करके उसको हरा देगी, लेकिन इन द प्रोसेस वो एक एबिलिटी भी डेवलप कर लेगी जिसकी वजह से अगर कभी स्ट्रॉन्ग आए तो उसका भी मुकाबला वो कर सकते हैं। दिस इज हाउ वैक्सीन वर्क्स। Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccine. और इसी को वैक्सीन बोला जाता है, जिसमें छोटी मात्रा में उसी बीमारी के एकदम वीक जम्स आपकी बॉडी में डाले जाते हैं और फिर आपकी बॉडी उसको फाइट करती है। मैंने एक चार्ट यहाँ पर छोटा सा बना कर दिया है, तो बेबी वैक्सीनेशन चार्ट है जिसमें तरह तरह के इंजेक्शंस बच्चों को लगाए जाते हैं। In your childhood, you must have been given injection to protect yourself against several disease. Can you prepare a list of this disease? You may take help from your parents. तो जो भी छोटे छोटे बच्चों को इंजेक्शन दिए गए
उसका चार्ट आप बना सकते हो। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो कि मुझे कौन से इंजेक्शन दिए थे, तो आपके पेरेंट्स आपको बताएंगे। कुछ पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं जिनके पास ये कार्ड अवेलेबल होता है, उन्होंने सेव करके रखा है वो कार्ड अपने पास कहीं। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज। Necessary vaccines are available in the nearby hospital. You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. Polio drops given to children are actually a vaccine. अब ये जो वैक्सीन दिए जाते हैं इसके बारे में गवर्नमेंट जो है वो ज़बरदस्त एडवर्टाइजमेंट चलाती है ताकि लोगों में अवेयरनेस आए और लोग आकर अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाए। उसमें से पोलियो जो है, पोलियो की एडवर्टाइजमेंट ज़बरदस्त हमको देखने को मिलती है, जिसमें हमारे अमिताभ बच्चन आकर बोलते हैं कि 2 बूंद जिंदगी की, और वो 2 बूंद जिंदगी की लेने के लिए हम अपने बच्चों को लेकर उस जगह पर जाते हैं। A worldwide campaign against smallpox has finally led to the eradication from most part of the world. और जब ये स्मॉल पॉक्स पूरी दुनिया में फैला हुआ था और एडवर्ड जीनर ने जब उसका वैक्सीन ढूंढ लिया, WHO की मदद से एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाया गया और उस कैंपेन में पूरी दुनिया से स्मॉल पॉक्स की जड़ें उखाड़ कर रख दी। अब स्मॉल पॉक्स इतना डेडली नहीं है जितना वो पहले हुआ करता था। These days, vaccines are made on large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. अब तो लैब में ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से ढेर सारी दवाइयाँ बनाई जा रही है, वैक्सीन बनाए जा रहे हैं ताकि इंसान को बीमारियों से, इंसान को, एनिमल्स को बीमारियों से बचाया जा सके और वो हम बीमारी को जीतें। बट ये होता है ना कि हम जितना बनाते चलते हैं बीमारी उतनी स्ट्रांग होती चलती है। Another use of microorganism is for increasing soil fertility. Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixer. Like we have seen in crop production and management, कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसमें नाइट्रोजन को फिक्स करने की एबिलिटी होती है। Increasing soil fertility. जैसे हमने देखा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर देते हैं। दिस आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। दीज बैक्टीरियाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर उसे कहा जाता है। जैसा कि हमने क्रॉप प्रोडक्शन में और उसमें देखा कि वो सॉइल के अंदर का नाइट्रोजन फिक्स करने वाला राइजोबियम है, तो अकेला राइजोबियम नहीं है, ऐसे ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच हैव एन एबिलिटी टू फिक्स द नाइट्रोजन। क्लीनिंग द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए क्या होता है? बूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्यूर अलोंग विद देयर फ्रेंड्स। दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट फ्रॉम नियर बाय हाउसेज एंड गार्डन. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time, it decomposed and got converted to manure. बूजो and पहेली wanted to know how this had happened. बूजो और पहेली ने देखा कि उनका जो गार्डनर है वो जो भी पेड़ पौधों का कचरा है, वो जो एनिमल एक्सेट्रा है, वो लाकर एक गड्ढा करके उसमें डालता है और उसमें से वो मैन्यूर बनाता है। वो ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे होता है। We take activity 2.5. Take 2 pots and filled each pot half with soil. Mark A and B. Put plant waste in pot A and things like polythene bags and empty glass bottles in pot B. And then observe them after 3-4 weeks. अब 2 गमले लिए हमने, एक में हमने मिट्टी डाली और दोनों में मिट्टी डाली हमने। एक में हमने ऑर्गेनिक मटेरियल डाला, वेजिटेबल पील्स वगैरह, ये प्लांट वेस्ट वगैरह ये सब डाला, और दूसरे में हमने प्लास्टिक, ग्लास और ये सब डाला। मिट्टी को कवर करके रख दिया। 2 या 3 दिन के हफ्ते के बाद या 2 या 3 वीक के बाद हमने उसको देखा, तो व्हाट वी ऑब्जर्व, हमने देखा कि जिसमें प्लांट्स, वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स जो थे वो गायब हो गए, वो मिट्टी जैसे मिट्टी हो गई। और जो पॉट बी था जिसमें कि प्लास्टिक बॉटल्स, ब्रोकन टॉयज और ग्लास वगैरह ये सब था, वो वैसे के वैसे ही रहे। तो हमको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिली। क्या इन्फॉर्मेशन हमको मिली? डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द 2 pots? इफ सो, व्हाट इज द डिफरेंस?
You will find that plant waste in pot A has been decomposed. How did this happen? The plant waste has been converted into manure by the action of microbes. The nutrients released in the process can be used by the plants again. तो पोट ए में हमने देखा कि जिसमें प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट वो जो डाला हुआ था वो तो गायब हो गया. उस प्रोसेस को डीकम्पोजिशन बोला गया. उसको ब्रेक कर दिया गया. अंदर जो माइक्रोब जो थे सॉइल के अंदर, उसकी एक्शन की वजह से उन्होंने उस ऑर्गेनिक मटेरियल पर वर्क किया और उस ऑर्गेनिक मटेरियल को डीकम्पोज करके सॉइल में मिला दिया ताकि बाद में वो यूज किया जा सके. एक चीज ये भी तो देखा आपने, डिड यू नोटिस दैट इन पोट बी द पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स, ब्रोकन टॉयज, पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी चेंज. The microbes could not act on them and convert them into manure. तो दूसरे हिस्से पॉट बी में आपने देखा कि जो पॉलीथीन बैग थी, जो एम्प्टी ग्लास बॉटल थी, जो ब्रोकन टॉय पार्ट्स थे, वो तो वैसे के वैसे ही रहे. माइक्रोब उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाए, उसको डिकम्पोज नहीं कर पाए, तो वो ऐसा की ऐसा ही रहा, वो मैन्यूर में कन्वर्ट नहीं हुआ. सो पोट ए उसे बोला जाता है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल एंड पोट बी उसको बोला जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some time. This is because the microorganism decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substance. These substances are again used by other plants and animals. Thus, microorganism can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment. जैसे कि हमने देखा कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर चारों तरफ पड़ा हुआ होता है, लेकिन वो अपने आप मिट्टी में मिल जाता है. कुछ समय के बाद वहाँ पर वो देखने को नहीं मिलता. इसकी वजह ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करते हैं, डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को कन्वर्ट करते हैं वो सिंपल सब्सटेंस में. वो सिंपल सब्सटेंस जो कि अगेन प्लांट अपने इस्तेमाल में कर लेता है, जो कि मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी से होते हुए दे अगेन मूव टू द रूट्स एंड फ्रॉम रूट्स दे मूव इनटू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड. These substances are again used by other plants. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment. We come to end of part 1. In the next part, we are tackling harmful microorganisms. Thank you and have a nice day.